Good afternoon. Today we have to start from section number 80, है ना? आज हमने start करना था section number 80 से. Now, in this are there changes? Yes, a little bit. In the sense कि कहीं पर कोई explanation add हुई है, कहीं पर जो लंदन गैजेट से रिलेटेड जो एक लाइन थी उसको डिलीट किया गया है, लेकिन कहीं पर भी आप देखोगे कि मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं. ठीक है. द नेम ऑफ द प्लेसेस हैज बीन चेंज्ड, अदरवाइज कंसेप्चुअली बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया है. नाउ section number 80, in these in all these sections, that is from section 80 till section 90, we are talking about the concept of presumptions, wherein the court shall presume in certain cases. For example, in the relation to the power of attorney, अगर हमारा कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है तो उसकी प्रिजम्पशंस, ये सारा का सारा जो 10 सेक्शंस हैं ये प्रिजम्पशंस के बारे में ही है. अब हम एक एक करके देखते हैं कि प्रिजम्पशंस में क्या प्रोवाइडेड है. सी नाउ इन दिस section number 80 that we have of the evidence that we have, सेक्शन नंबर 80 एंड 81. ठीक है. 80 एंड 81 मतलब 81 है एविडेंस का और 80 है बीएसए का, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का 80 है. नाउ इन दिस सेक्शन दे वर टॉकिंग अबाउट और दे हैव प्रोवाइडेड अबाउट द प्रिजम्पशन एज टू गेजेट्स, newspaper and other documents. Okay, in this section and in the next section, that is section number 81, which was previously 81A, in each of these a new explanation has been added. ठीक है. अब ये किसके बारे में था? 81, presumption as to gazettes in electronic और digital record. ठीक है. अब इसमें क्या डिलीट किया है और क्या ऐड किया? तो यहां पर जितना भी, ठीक है, जितना भी यहां पर लंदन क्वींस प्रिंटर के बारे में था, that has been excluded. All this has been excluded. What is new is important for us. For that, अब इसमें क्या चीज नहीं आई है? न्यू क्या चीज है? जो चीज न्यू है वो हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हम बैरक से रीड करेंगे और वो उसके एग्जाम्स में आने के चांसेस हैं. ठीक है. तो अब क्या है वो जो कि नया ऐड हुआ है? What has been added? See, now in section number 80, in this section of the Bharatiya Nyaya Samhita, you can see that official gazette term is replaced. मतलब अब पहले जो यहाँ पर लंदन गैजेट था उसको चेंज करके ऑफिशियल गैजेट कर दिया गया. दूसरा चीज जो कि नहीं आई है वो आई है ये एक्सप्लेनेशन. ठीक है. ये एक्सप्लेनेशन, इन दोनों सेक्शंस में एक्सप्लेनेशंस न्यू आई हैं. इसके लिए हम एक बार सेक्शन पढ़ते हैं कि सेक्शन में क्या प्रोवाइडेड है. सेक्शन 80 प्रोवाइड्स द कोर्ट शैल प्रिज्यूम. ठीक है. द कोर्ट शैल प्रिज्यूम, क्या प्रिज्यूम करना है? द जेन्युइननेस ऑफ एवरी डॉक्यूमेंट पर्पटिंग टू बी द ऑफिशियल गैजेट और न्यूज़पेपर और जर्नल, और एवरी डॉक्यूमेंट पर्पटेड टू बी द डॉक्यूमेंट डायरेक्टेड बाय एनी लॉ टू बी केप्ट बाय एनी पर्सन. इफ such document is kept substantially in form required by law and produced from the proper custody. अब वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जिसकी जेन्युइननेस का क्वेश्चन है, तो कोर्ट यहाँ पर प्रिज्यूम करके चलेगा क्या? जेन्युइननेस किस चीज की?
ऑफिशियल गैजेट की, न्यूज़पेपर की या जर्नल की, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि उस इंसान के पास हो जिसके पास इसकी प्रॉपर कस्टडी है और ये जैसे कि लॉ ने कहा उस तरीके से मेंटेन किया गया होगा, तो हम ये मान के चलते हैं द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट द डॉक्यूमेंट इज जेन्युइन। देन it reads as further, this explanation for the purpose of this section and section 92, document is said to be in the proper custody if it is in place in which and looked after by a person with whom such document is required to be kept, but no custody is improper if it is proved to have had a legitimate origin or if the circumstances of the particular case are such so as to render that origin probable। ये हमने लास्ट सेशन में किया था कि प्रॉपर कस्टडी क्या होती है। वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी डॉक्यूमेंट का जेन्युइननेस क्वेश्चन में है और वो जो डॉक्यूमेंट है हमारे को प्रॉपर कस्टडी से मिला, तो हम जो कोड है उसको शैल प्रिज्यूम में उसको जेन्युइन मान के चलेंगे, ठीक है। अब वो प्रॉपर कस्टडी में कब होगा? वो प्रॉपर कस्टडी में तब होगा जब वो किसी ऐसे इंसान के पास है जिसके पास रिक्वायर्ड बाय लॉ है या फिर ये होना चाहिए। अगर वो जो कस्टडी है वो उसके पास है तो वो प्रॉपर कस्टडी है। सपोजिंगली बाय लॉ आपके पास वो कस्टडी नहीं होना चाहिए, लेकिन आप उसके ओरिजिन का रीजन स्टेट कर सकते हो। लेकिन आप ये स्टेट कर सकते हो कि ये जो आपके पास डॉक्यूमेंट है ये कैसे आया। इन दैट केस योर कस्टडी वुड बी कंसिडर्ड टू बी अ प्रॉपर कस्टडी। ओके, देन व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ 81? What is the presumption or what are they talking about in section number 81? See, यहां पर इन्होंने ये ऐड किया है प्रॉपर कस्टडी का पार्ट 81। The court shall presume the genuineness of every electronic or digital record purporting to be the official gazette or purporting to be the electronic or digital record directed by any law to be kept by any person, which if such electronic or digital record is substantially in the form required by law and is produced from proper custody। जो 80 में था वही 81 में है, ठीक है। जो आपके सेक्शन नंबर 80 में था वही 81 में है। 80 में हमने बात करी थी डॉक्यूमेंट के बारे में और 81 में दे आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इफ इट इज केप्ट इन अ वे दैट इज रिक्वायर्ड, in which it is required to be kept by law। Okay, then the explanation of 81, the explanation of 81 provides for the purpose of this section and section 93, for the purpose of this section and section 93, electronic records are said to be proper custody if they are in the place in which and looked after by the person with whom such document is required to be kept, but no custody is improper if it is proved to have a legitimate origin or the circumstances of the particular case are such as to render the origin probable। ठीक है, तो इन दोनों का एक्सप्लेनेशन जब आप देखोगे, एक्सप्लेनेशन दोनों का सेम है। दे आर सिंपली सेइंग दैट व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट अ डॉक्यूमेंट इन विच वी आर क्वेश्चनिंग द जेन्युइननेस ऑफ इट, ठीक है, और वो प्रॉपर कस्टडी से आता है, तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम मान के चलेगा उसका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का या फिर डॉक्यूमेंट का जो है जेन्युइननेस मान के चलते हैं, वो शैल प्रिज्यूम है अगर वो प्रॉपर कस्टडी से आता है। तो इन दोनों सेक्शंस में बस ये जो एक्सप्लेनेशन है ये नहीं ऐड की गई है, इसके अलावा कोई नया एडिशन नहीं हुआ है, ठीक है। देन सी नाउ इन दिस दी only thing that has been added is this new explanation, ठीक है। दोनों sections में explanations नई add की गई हैं। Then your section number from your section number 82 to 84 of BSA and section 83 to 85 of Evidence Act, ठीक है। इन सब में कोई चेंज नहीं है, इनमें कोई चेंज नहीं है। ये था आपका जो आपका 83 है, जो आपका 82 है, पहले 83 था, वो है प्रिजम्पशन एज टू मैप्स और प्लान्स मेड बाय अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट।
इसमें कोई चेंज नहीं है। जो पहले 83 था अब वो 84 है। प्रिजम्पशन एज टू कलेक्शंस ऑफ लॉज एंड रिपोर्ट्स ऑफ डिसीजन, आपका जो अब 84 है वो पहले 85 था। प्रिजम्पशन एज टू पावर ऑफ अटॉर्नी, section number 85, which was previously at 85A. It is regarding presumption as to electronic agreements. In this, the term digital has been added. The term digital is added here in 85. Let us read the section. Let us read the section from the where act as to where it has been added. सिर्फ बेसिकली एडिशन ये है कि पहले प्रिजम्पशन हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की देख रहे थे, अब उन्होंने डिजिटल रिकॉर्ड भी ऐड कर दिया। ठीक है, in this one, section number 85. See, the court shall presume that every electronic record purporting to be an agreement containing the electronic or digital signature of the parties was so concluded by affixing the digital or the electronic or the digital signatures of the parties. मतलब वो ये कह रहा है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है जो जिसका जो अग्रीमेंट है वो कंप्लीट होता है बाय अफिक्सिंग द इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल सिग्नेचर, तो कोर्ट मान के ये चलता है कि जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल सिग्नेचर उस पे लगाए वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट है। ठीक है, डॉक्यूमेंट का कंक्लूजन कैसे किया हमने? बाय अफिक्सिंग दी सिग्नेचर्स। ओके, देन इन 86 and 87, then in 86 and 87 there are no changes. Okay, there are no changes in the next sections of the concept of presumption. 85A है, उसमें सिर्फ टर्म डिजिटल ऐड किया। उसके बाद जो 86 था और 87 था, अब वो 85B और 85C है। ठीक है, जो कि है प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। फिर है आपका प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। इन सब में आप देखोगे तो कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, यहां से यहां तक में कोई भी चेंज नहीं है, एक्सेप्ट इस सेक्शन में ये टर्म डिजिटल ऐड हुआ। इसके अलावा कोई भी खास चेंज नहीं आया है। ठीक है, प्रिजम्पशंस ऐसे ही हैं जैसे पहले थे। एज regards their importance, you can read these for the examination. These are necessary in the sense that you can read it. There is less likelihood that it will be there in the exam. इन सब की जो likelihood है वो कम होती है presumptions वाले पार्ट की। presumption में जो सबसे ज्यादा आपका important होता है वो may presume, shall presume, conclusive proof, और फिर जहां पर हम टाइम गैप लेते हैं। ठीक है, जैसे डॉक्यूमेंट का 30 साल पुराना डॉक्यूमेंट है और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड 5 साल पुराना है, उन सब पे एमसीक्यूज आए हुए हैं, वो आपकी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट। आपका जो सेक्शन नंबर 88 है वो पहले था 86 एंड इट इज रिगार्डिंग द प्रिजम्पशन एज टू सर्टिफाइड कॉपीज, प्रिजम्पशन एज टू सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड। इसमें पहले प्रोवाइडेड था एनी कंट्री
not forming part of India or of her Majesty's Dominion। ठीक है, ये पार्ट पहले था पर अब इसको रिप्लेस कर दिया गया। अब ये सारा डिलीट करके दे हैव मेंशन्ड इट and written beyond India. Regarding this, they have mentioned beyond India. Then your section number 89 was previously 87 regarding presumption as to books, maps and charts. And in this there is no change. इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। Then your section number 90, which was 88A, it is presumption as to electronic messages. Presumption as to electronic messages, and in this there is no change. Section number 91, which was 89, it is presumption as regards due execution of documents not produced, and there is no change in this. इसमें भी यहां पर कोई चेंज नहीं आया है। 91, which was, I've already mentioned 91, right? Then is 92, which is 90 now. This one I was talking about that this is important. ये वाला जो है ये important है। Presumption as to documents 30 years old. In this a new explanation is added. ठीक है, इसमें एक न्यू एक्सप्लेनेशन ऐड की है और इसमें इलस्ट्रेशन में चेंज है। ये भी हम इसका बेयर एक्ट पढ़ते हैं। और जो 93 है वो 90A था। ये दोनों पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। एज टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स विच इज 5 year old। ठीक है, इसमें भी एक न्यू एक्सप्लेनेशन है जैसे प्रीवियस वाले में। अब ये जो दोनों हैं ये पेपर में आते हैं। These two are important because in PT they ask you the time period। ठीक है, PT में ये आपसे टाइम पीरियड पूछते हैं। ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। Now section number 94, which was previously 91, in this also there is no change। इसमें भी कोई चेंज नहीं है। ठीक है, आपका पहले हम एक बार बेयर एक्ट पढ़ते हैं जिसमें हमने ये वाला पार्ट देखना है और 86 देखना है। ठीक है, जिसमें हमारे चेंजेस हैं हम वो वाले सारे सेक्शंस का बेयर एक्ट रीडिंग करते हैं। हम बेयर एक्ट रीडिंग करते हैं इसका, जिसमें हमारा पार्ट है सेक्शन नंबर 88। The court may presume that any document purporting to be a certified copy of any judicial record. The court may presume that any document purporting to be a certified copy of any judicial record of any country beyond India is genuine and accurate if the document purports to be certified in any manner which is certified by any representative of the central government in or for such country to be the manner commonly in use in that country for the certification of certified copies of judicial records। ठीक है, अब वो इस सेक्शन में ये कह रहे हैं कि द कोर्ट में प्रिज्यूम, द कोर्ट में प्रिज्यूम है, शैल प्रिज्यूम नहीं है। अ डॉक्यूमेंट पर्पटिंग टू बी अ सर्टिफाइड कॉपी इंडिया के अलावा किसी दूसरी कंट्री का जुडिशियल रिकॉर्ड जेन्युइन है और एक्यूरेट है। ये हम में प्रिज्यूम करके चलते हैं अगर वो सर्टिफाइड है किसी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट से, या फिर जो भी सर्टिफिकेशन उस कंट्री में जुडिशियल रिकॉर्ड्स का होता है
ठीक है, सर्टिफिकेशन ऑफ कॉपीज ऑफ जुडिशियल रिकॉर्ड जिस भी तरीके से उस कंट्री में होता है, ठीक है, अगर वो हुआ है, द कोर्ट मे प्रिज्यूम दैट द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द जुडिशियल रिकॉर्ड ऑफ दैट कंट्री इज जेन्युइन एंड एक्यूरेट। ठीक है, ये जो बियॉन्ड इंडिया वाला पार्ट है ये रिप्लेस हुआ है। ठीक है, पहले एनी कंट्री नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इंडिया था, अभी ये है बियॉन्ड इंडिया। देन in section number 89 there is no change, then section number 90, section number 90 there is no change. Now the change which is there is in section number 92। ठीक है, अब इसमें नया explanation ऐड किया है। In this they are saying that where any document purporting to be proved to be 30 years old, कोई भी डॉक्यूमेंट, ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट विच इज पर्पटिंग और प्रूव्ड टू बी 30 years old, अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि ये डॉक्यूमेंट जो है ये 30 साल पुराना है, एंड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एनी कस्टडी विच द कोर्ट इन पर्टिकुलर केस कंसिडर्स प्रॉपर, और अगर वो उस कस्टडी से आता है जो कि उस केस में कोर्ट कंसिडर करती है कि हाँ ये ठीक है, द कोर्ट मे प्रिज्यूम दैट द सिग्नेचर एंड एवरी पार्ट ऑफ सच डॉक्यूमेंट which purports to be in the handwriting of that person is in that person's handwriting, and in the case of document executed or attested, it was duly executed and attested by the persons by whom it purports to be executed or attested। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना है आपको। अब इसमें एक्सप्लेनेशंस देखो, इलस्ट्रेशंस देखो। The explanation to section 80 shall also apply to this सेक्शन, जो हमने पहले पढ़ा था प्रॉपर कस्टडी के बारे में, मतलब प्रॉपर कस्टडी क्या है वो इस सेक्शन पे ही लगती है, ये एक्सप्लेनेशन में बोला गया है। ठीक है, अब सेक्शन 92, सेक्शन 92 आपका इंपॉर्टेंट है, और सेक्शन 93 जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। अभी इस सेक्शन को लिख के भी करते हैं। इन दिस सेक्शन, सेक्शन नंबर 93, दे आर टॉकिंग अबाउट where any electronic record purporting to be 5 years old is produced from the proper custody, in which the court in this particular case considers proper, the court may presume that the electronic signature which purports to be the electronic signature of any person who so affixed was so affixed by him or the person authorized by him in this behalf। अब वो ये कह रहे हैं कि एक डॉक्यूमेंट है जिसपे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, अगर वो प्रॉपर कस्टडी से आता है, अगर वो डॉक्यूमेंट प्रॉपर कस्टडी से आता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि वो जो साइन है वो उसी इंसान का है जिसका वो होना चाहिए। ठीक है, वो जो साइन है, प्रीवियसली भी यही था आपका, जो हैंड राइटिंग है वो उसी की है जिसकी वो होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे इसका एनालिसिस करना है सेक्शन का आपको 92 और 93 का। अब क्योंकि ये सेक्शंस हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, हम इनको एक बार लिख के इनका ब्रेकअप देखते हैं कि क्या पार्ट पेपर में आता है और इसका एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग क्या है सेक्शन। सेक्शन नंबर 92 ऑफ बीएससी। ठीक है, इसका अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो ये कह रहे हैं कि सपोजिंगली हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है जो कि 30 साल पुराना है, 30 साल पुराना है, और वो हमें प्रॉपर कस्टडी से मिला। ठीक है, जो कि कोर्ट ने हर एक केस के हिसाब से वो देखते हैं, हाँ दिस कस्टडी इज कंसिडर्ड टू बी द प्रॉपर कस्टडी। जैसे अगर आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, ठीक है, तो लेट्स से ए की प्रॉपर्टी है, तो ए के पास होना इज दी प्रॉपर कस्टडी। सपोजिंगली ए इज नो मोर, इन दैट केस उनके स्पाउस के पास होना या बच्चे के पास होना भी प्रॉपर कस्टडी माना जाएगा। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि अगर एक डॉक्यूमेंट है वो 30 साल पुराना है और वो प्रॉपर कस्टडी से आता है, ठीक है, वो प्रॉपर कस्टडी से आता है, तो कोर्ट क्या चीज प्रिज्यूम करके चल रहे हैं, हम यहाँ क्या प्रिज्यूम करके चल रहे हैं। ठीक है, द कोर्ट मे प्रिज्यूम
रिबर्टेबल प्रिजम्पशन है, रिबर्ट करवाई जा सकती है, ठीक है, रिबर्टेबल प्रिजम्पशन है, ओके, यू कैन गिव एविडेंस टू डिसप्रूव, उसको डिसप्रूव करने की एविडेंस आप हमेशा दे सकते हो। अब क्या क्या मे प्रिज्यूम है, मे प्रिज्यूम ये है दैट दी सिग्नेचर, कोर्ट क्या मान के चलेगा, सिग्नेचर या फिर हैंड राइटिंग, इस डॉक्यूमेंट के किसी भी पार्ट पे कोई सिग्नेचर हुआ है या हैंड राइटिंग है, ठीक है, या फिर वो एग्जीक्यूटेड है या वो अटेस्टेड है, ठीक है, तो ये उन लोगों ने ही किया है, somebody whom should have executed or attested, जिसके सिग्नेचर इस डॉक्यूमेंट पे होने चाहिए थे उसी के हैं, जिसकी हैंडराइटिंग, ये कंटेंट की जा रही है, ये हैंडराइटिंग उसी की है, अटेस्टेशन या एग्जीक्यूशन उसने ही किया जिसका हम कंटेंशन करें। जैसे सपोजिंगली ये मे प्रिज्यूम है, ठीक है, डॉक्यूमेंट जो वो 3 साल पुराना है, ठीक है, अब सपोजिंगली अगर ये डॉक्यूमेंट किसी की विल हो, ठीक है, एंड द पर्सन इज नो मोर, ओके, तो ये विल तभी वो होगी ना आपकी, ऑपरेशनल तभी होगी व्हेन जिसने विल लिखी है जब वो प्रेजेंट नहीं है। अब अगर इनके 2 बच्चे हैं बी और सी, ठीक है, ये कहता है कि जो बिल है वो जेन्युइन है, ये कह रहे हैं दैट इट इज फोर्ज्ड, ठीक है, तो आपने प्रूफ करना है सिग्नेचर, क्या ये सिग्नेचर ए के हैं या नहीं है। तो कोर्ट मान के चलता है कि क्योंकि विल ए की है, 30 साल पुरानी है, प्रॉपर कस्टडी से आई है, तो ये सिग्नेचर उन्हीं के होंगे जिनके होने चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों कंटेंट करते हैं तो क्या ये कंटेंशन अलाउड है? हाँ जी अलाउड है, क्योंकि ये मे प्रिज्यूम है, बिकॉज इट इज मे प्रिज्यूम, you have the right to disprove the matter, okay, otherwise the court may presume that it is in the signature of the person in whose handwriting or whose signature the document should have had, ठीक है, ये उसी के सिग्नेचर है या उसी की हैंडराइटिंग है जिसका ये होना चाहिए, ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट सेक्शन है 93, वो ये कह रहा है कि यहां पर हमने बात करी है डॉक्यूमेंट की, ठीक है, यहां पर हमने डॉक्यूमेंट की बात करी, और अब हम यहां पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, हम यहां पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बात करते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए 5 साल दिया गया, कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अगर 5 साल का है, ठीक है, और 5 साल पुराना है और उस पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, अगर ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि ये हम मान के चलते हैं, ठीक है, द कोर्ट यहां पर भी मे प्रिज्यूम है द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर विच purports to be the electronic signature of a particular person was so affixed by him, मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो है वो ए के होने चाहिए तो कोर्ट प्रिज्यूम करके चलेगा कि ये ए ने अफिक्स किए थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये जो टाइम पीरियड है 30 इयर्स का और ये जो टाइम पीरियड है 5 इयर्स का, ये आपके पीटी के क्वेश्चंस में आता है। एज टू व्हाट इज द टाइम पीरियड, सो एज टू कंसिडर अ डॉक्यूमेंट और एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड with regard to the genuineness of the electronic record or the document, what is the time period, ठीक है, ये ध्यान रखना, पेपर में आने के इसके चांसेस हैं। फिर आपका आता है सेक्शन नंबर 95, सेक्शन नंबर 95, there is no conceptual change, the only change is in the illustration, ठीक है। लेकिन अगर आप अदरवाइज देखोगे तो जो आपके प्रीवियसली 91 to 100 थे ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस, ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है, 91 to 100 प्रीवियसली, और 94 टू आपका ये हो गया 103 अब तक का, ठीक है। ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, चीजें इंपॉर्टेंट है, इसकी ना इलस्ट्रेशन में चेंजेस आए हैं, हम देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो आप ये देखो कि 95, इसको 94 से काउंट करेंगे, 94 से लेके
अब का जो 103 है बीएसए का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और ये शुरू होता था आपके 91 से लेके 100 तक ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में, ठीक है। ये सारे सेक्शंस जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। अब क्या इनमें कोई कंसेप्चुअल चेंज आया है? देयर इज नो कंसेप्चुअल चेंज, देयर इज नो कंसेप्चुअल चेंज इन दीज, देयर इज नो कंसेप्चुअल चेंज। ये ना आपका अब का जो ये बीएसए है, इसका अब ये है चैप्टर नंबर 6 ऑफ exclusion of oral evidence by the documentary evidence, ठीक है। अब इसमें जहां तक हम concepts की बात करते हैं, when we talk about concepts, herein is there a change? The answer to this is there is no change, but there in all of these there are changes in the illustrations, there are changes in the illustration. Let us read the Bayer Act and then see what the changes are. क्या पहले था, एक बार हम Bayer Act से रीड करते हैं, फिर हम वापस बोर्ड पे आते हैं। Okay, now let us look at this section number 95. Section number 95. Okay, in this one, when the terms of any such contract, grant or disposition of property or any matter required by law to be reduced to the form of a document have been proved according to section 94, no evidence of any oral agreement or statement shall be admitted as between the parties to any such instrument or their representative in interest for the purpose of contradicting, varying, adding or subtracting from its terms. Now they are talking about the fact कि अगर जब हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, उनके टर्म्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी एक ऐसा मैटर जो कि बाय द वे ऑफ सेक्शन नंबर 94 वी आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इट बाय द वे ऑफ अ डॉक्यूमेंट, कोई भी ओरल डॉक्यूमेंट, कोई भी ओरल एग्रीमेंट या स्टेटमेंट एडमिसिबल नहीं की जाएगी। अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट होता है तो हम आपका ओरल एविडेंस नहीं लेते। बेसिकली ये मीनिंग है इस पर्टिकुलर सेक्शन का। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई ग्रांट है या अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसको लॉ ने बोला है कि आपको इसको डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में रखना है, तो हम उसमें आपका कोई भी ओरल अग्रीमेंट या कोई भी ओरल स्टेटमेंट एविडेंस में नहीं लेते। Provided that any fact may be proved which would invalidate any document or which would entitle any person to any decree or order relating thereto, such as fraud, intimation, illegality, want of due execution, want of capacity in any contradicting party, want or failure of consideration or mistake in law or fact. अब वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने इनमें से कोई भी फैक्ट प्रूव कर दिया, वो क्या करेगा, वो इनवैलिडेट कर देगा किसी भी डॉक्यूमेंट को, या फिर वो एंटाइटल कर देगा किसी को डिक्री या ऑर्डर के लिए। जैसे सपोजिंगली सीपीसी में लिखा हुआ है, ठीक है ना, सीपीसी में ये लिखा हुआ है स्पेसिफिकली कि अगर आप ये कहते हैं कि अग्रीमेंट या ये कॉन्ट्रैक्ट जो है बाय द वे ऑफ फ्रॉड बना, यू आर रिक्वायर्ड टू मेंशन दैट स्पेसिफिक फैक्ट इन दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, यू आर रिक्वायर्ड टू डॉक्यूमेंट दैट। जब आप अपने प्लीडिंग्स मेंशन करते हो तो उसमें मेंशन करना होता है। तो वो ये कह रहे हैं कि हम डॉक्यूमेंट को मान के चलते हैं कि अगर हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है तो हम उसका ओरल अग्रीमेंट नहीं ले रहे, लेकिन सपोजिंगली उसका एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं हुआ, वो डॉक्यूमेंट फ्रॉड से बना, वो डॉक्यूमेंट इंटिमिडेशन से बना,
ठीक है। अगर आप कहीं पर भी उस डॉक्यूमेंट पे क्वेश्चन उठा दोगे तब ये जो हमारा जनरल कंसेप्ट है ये एप्लीकेबल नहीं होता व्हेन दिस प्रोवाइजो इज इन इफेक्ट। व्हेन दिस प्रोवाइजो कम्स इन इफेक्ट मतलब आपका, अगर आप इनमें से कोई भी चीज प्रूव कर दो कि भाई ये हमारे को इंटिमिडेट करके बनवाया गया या फिर इसका एग्जीक्यूशन ठीक नहीं है, तो वो जो सारी चीजें हैं उससे जो जनरल प्रोविजन है जो कि ये कहता है कि हम ओरल एग्रीमेंट या स्टेटमेंट को नहीं मानेंगे, अब वो माननी पड़ती हैं। ठीक है। देन in the next proviso they are talking about provided further that the existence of any separate or oral agreement as to any matter to which the document is silent or which is not inconsistent with its term may be proved in considering whether or not this proviso applies. The court shall have regard to the degree of formality of the document. अब वो ये कह रहे हैं कि हमने अभी कहा था कि जिस चीज का डॉक्यूमेंट होगा उसको ओरल अग्रीमेंट हम नहीं मानेंगे, लेकिन सपोजिंगली आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें आपने कोई टर्म नहीं लिखा है, ठीक है, कोई टर्म नहीं लिखा, तो वो जो एक सेपरेट अग्रीमेंट आपने अगर उसका बनाया है तो वो सेपरेट अग्रीमेंट पढ़ा जा सकता है इफ इट इज नॉट इनकंसिस्टेंट विद द मेन अग्रीमेंट। अगर वो जो मेन अग्रीमेंट है उसके इनकंसिस्टेंट नहीं है, अगर वो उसके अकॉर्डेंस में चलता है तो वो हम पढ़ सकते हैं। ठीक है। देन provided further that the existence of any separate oral agreement constituting a condition precedent to the attaching of any obligation under such contract, grant or disposition of property may be proved. Then they are saying कि supposingly हमारे पास उस डॉक्यूमेंट के अलावा कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि कंडीशन प्रेसिडेंट है उसके लिए, अगर उस कंडीशन को आप कंप्लीट करोगे तभी जो आपका डॉक्यूमेंट है, मेन जो अग्रीमेंट है वो इन इफेक्ट आएगा, तो आप उस कंडीशन प्रेसिडेंट को दिखा सकते हो। ठीक है, उसका हम एविडेंस ले लेते हैं। प्रोवाइडेड also that the existence of any distinct subsequent oral agreement to rescind or modify any such contract, grant or disposition of property may be proved except in cases in which such contract, grant or disposition of property is by law required to be in writing or has been registered according to law enforced for the time being as to the registration of डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब वो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, वो ये कह रहे हैं कि सपोजिंगली हमारे पास कोई दूसरा डिस्टिंक्ट सब्सिक्वेंट ओरल अग्रीमेंट है। ठीक है, डिस्टिंक्ट सब्सिक्वेंट का मतलब है कि ओरल अग्रीमेंट के बनने के बाद, मेन अग्रीमेंट के बनने के बाद हमारा कोई ओरल अग्रीमेंट हुआ जो कि अलग है और ओरल अग्रीमेंट के बाद बना क्योंकि सब्सिक्वेंट लिखा है। ठीक है, किसके बारे में है वो, या तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को रिजेंड कर रहे हैं या फिर हम मॉडिफाई, उसको आप प्रूव करवा सकते हो, लेकिन एक्सेप्ट इन केसेस आप, इट मे बी प्रूव्ड एक्सेप्ट इन केसेस, कब आप वो प्रूव नहीं करवा सकते, जब रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या डिस्पोजिशन अगर रजिस्टर कराया हुआ है तो आपको वो प्रूव नहीं करने दिया जाएगा जो सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रैक्ट है। अगर वो नहीं करवाया हुआ, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ हुआ, तो आप सेकंड सब्सिक्वेंट डिस्टिंक्ट अग्रीमेंट पेश कर सकते हो, ओरल वाला। Provided also that any usage or custom by which incident not expressly mentioned in any contract are usually annexed to contracts of that description may be proved. अब वो ये कह रहे हैं कि सपोजिंगली कोई आपका यूसेज है या कोई कस्टम है, ठीक है, जो हम हिंदू मैरिज में पढ़ते हैं या फिर हिंदू लॉ में हम हर जगह पढ़ते हैं, कोई भी अगर आपका कस्टम है या कोई भी यूसेज है, अगर वो है और उसके वो जो है वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट को इफेक्ट करता है, तो वो यूसेज और कस्टम आप पेश करवा सकते हो। Provided also that the annexing of such incident would not be repugnant to or inconsistent with the express term of the contract. जितनी भी सारी चीजें आपने दी, ठीक है, जो आपने एनेक्सर दिया यहाँ पर, वो एक्सप्रेस टर्म के रिपग्नेंट या इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए, उससे वो डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए। Provided also that any fact may be proved which shows in what manner the language of the document is relating to the existing facts. अब वो ये कह रहा है कि जो एग्जिस्टेंट फैक्ट्स हैं और जो लैंग्वेज ऑफ द डॉक्यूमेंट है वो किस तरीके से रिलेटेड है, वो फैक्ट भी हम कोर्ट में प्रूव
करवा सकते हैं। नाउ द चेंजेस दैट हैव बीन ब्रॉट इन दिस सेक्शन, क्या चेंजेस आए हैं सेक्शन में वो ही देखो, ठीक है। यहाँ पर पहले जहां कोलकाता है वहां पहले कैलकटा था, जहां विशाखापट्टनम है, ठीक है, जहां विशाखापट्टनम है वहां लंदन था। तो जो हमारा आपका इसका 95 का इलस्ट्रेशन ए है उसमें चेंजेस हैं ये, ठीक है। ये कैलकाटा वाला और लंदन वाला इलस्ट्रेशन ए में चेंज है। ठीक है, उसके बाद देखो जो इलस्ट्रेशन बी है वहां पर 31 मार्च 2023 किया, 23, ठीक है। पहले यहां पर 1978 था इलस्ट्रेशन बी में। अब उसके बाद, ठीक है, उसके बाद 30,000 एंड नॉट 10,000। उसके बाद जो चेंज किया हुआ है, आप अपने इलस्ट्रेशंस देखो, बेयर एक्ट जो हम रीड कर रहे हैं उसमें ये जहां पर लिखा है आपका इलस्ट्रेशन जी में 30,000 रुपीज लिखा है, ठीक है। पहले यहाँ पर 500 रुपीज था, पहले यहाँ पर 500 रुपीज था। बस ये माइन्यूट से चेंजेस करे गए हैं इलस्ट्रेशन में, और कुछ ज्यादा नहीं किया, बस बेयर एक्ट को थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी बनाया है, बाकी और कोई चेंज इसमें नहीं हुआ है। दैट इज ऑल दैट this is the only change that has been made in this. Likewise in section 96 also there is no change, okay, there is no change. It is just that this 1 lakh rupee which is mentioned here and 1,50,000 rupees which is mentioned here was earlier 1,500. that is all that the difference has been made. जो अमाउंट का यहाँ पर जो माइन्यूट डिफरेंसेस हैं वो किए हैं, अदरवाइज इन सेक्शंस में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अदरवाइज देयर इज नो कंसेप्चुअल डिफरेंस फ्रॉम सेक्शन नंबर दैट आई वाज राइटिंग ऑन द बोर्ड इन दिस, सॉरी आई एम शेयर्ड द बेयर एक्ट अगेन। हम बोर्ड पे जाते हैं, हम वापस से बोर्ड देखते हैं। देखो आपके, जैसे मैंने आपको ये बताया कि क्या इसमें कंसेप्चुअली चेंजेस आए हैं, कंसेप्चुअली कोई चेंज नहीं आया, ठीक है, कंसेप्चुअली कोई चेंज नहीं आया। सो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट, इट इज जस्ट दैट द चेंज इज विद रिगार्ड टू द illustrations. In this now you would see in section number 95 which was earlier 92, there is no change except that earlier Calcutta was written in the illustration, now Kolkata is written. Earlier London was written, now it is Vishakhapatnam, ठीक है। जहां पर आपका 1978 था उसको 2023 कर दिया, जहां पर 30,000 था उसको, सॉरी, जहां पर आपका 500 रुपीज था उसको 30,000 कर दिया, जहां पर 200 था उसको 10,000 रुपीज कर दिया। सिर्फ ये डिफरेंसेस आए हैं, अदरवाइज इसके अलावा ये भी जो चेंजेस हैं ये भी सारे इलस्ट्रेशन में है। द चेंज इज इन द इलस्ट्रेशन एंड नॉट अदरवाइज, कंसेप्ट में नहीं है यहाँ पर, ठीक है। फिर आपका जो इसके बाद 96 था, सॉरी जो 96 से पहले 93 था एविडेंस में, उसमें भी यही किया है कि जहां पर 1,000 रुपए था उसको 1 लाख रुपए कर दिया है, ठीक है, और जहां पर 1,500 था वहां पर 1.5 lakhs कर दिया। That is the only difference that has been made. Otherwise, there is no difference. Okay. Then, in your section number
97 which was previously 94, there is no change. Okay, 95 of BSA, there is no change. 96 of BSA, only this much change is there with regard to the illustration. In 97 there is no change. Then 98 which was previously 95, again there is no change. It is just that Calcutta was written, now it is कोलकाता. बस ये चेंजेस किए हैं और कुछ खास और कोई कंसेप्चुअल चेंज नहीं है. 99 जो पहले 96 था उसमें हैदराबाद इन डेक्कन था और हैदराबाद इन सिंध था. ठीक है, इन सबको रिप्लेस किया है रामगढ़ इन राजस्थान एंड रामगढ़ इन उत्तराखंड. बेसिकली अब सब कुछ जितनी भी सारी प्लेसेस हैं उनमें इंडिया के नाम ऐड कर दिए हैं, बस और कुछ चेंज नहीं किया यहाँ पर. देन इन द नेक्स्ट सेक्शन विच इज सेक्शन नंबर 100 which was previously 97, there is no change. ठीक है, इन सब में कोई चेंज नहीं किया गया है. अब जो हमारे पास 100 है, पहले 97 था, यहां तक हमारे पास कोई चेंज नहीं है. उसके बाद ठीक है, अब इस वाले पार्ट के हमारे 3 सेक्शंस रह गए हैं. उसमें इसके बाद वाला जो पार्ट आएगा बर्डन ऑफ प्रूफ वाला, वो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है. ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ वाला पूरा पार्ट आई विल स्पेसिफिकली टेल यू द सेक्शन नंबर्स ऑल्सो जो कि पेपर में आए हैं. वो सारा का सारा पार्ट ही इंपॉर्टेंट है. ये है अब आपका सेक्शन नंबर 101 विच वॉज 98. इसमें प्रोवेंशियल इज रिप्लेस्ड बाय रीजनल. पहले प्रोवेंशियल टर्म लिखा था, अब रीजनल टर्म लिखा है. 102, 99 देयर इज नो चेंज. इन 103 which was earlier 100, the term Indian Succession Act 1865 is replaced by the name Indian Succession Act of 1925. Indian Succession Act है लेकिन अब 1965 का है. ये सारी चीजें हैं इसमें. ठीक है, इसके अलावा एज सच कंसेप्चुअली कोई चेंज नहीं है. आई होप यहां तक हमने जितना किया है उतना समझ में आ गया होगा. ठीक है, ये आप एक बार ही देखोगे बेरैक से भी तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि हमने क्या किया. उसके बाद सॉरी आपका आता है कंसेप्ट. उसके बाद हमारा कंसेप्ट आता है बर्डन ऑफ प्रूफ का. ठीक है, तो आपका जो मेंस का एग्जाम है उसके लिए बर्डन ऑफ प्रूफ एंड ओनस ऑफ प्रूफ का डिफरेंस जो है वो इंपॉर्टेंट है. 5 नंबर में आ सकता है एज टू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बर्डन ऑफ प्रूफ एंड ओनस ऑफ प्रूफ दैट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉर योर मेंस एग्जाम. अब जो बर्डन ऑफ प्रूफ है उसका जो चैप्टर है क्या उसमें डिफरेंसेस हैं, उसमें खास डिफरेंसेस नहीं किए गए हैं. बस क्योंकि जैसे बीएनएस में सेक्शन नंबर चेंज हुआ हमारा, वैसे ही उन्होंने बीएनएस का जो सेक्शन चेंज हुआ, जैसे कि हम पढ़ते थे प्रिजम्पशंस. ठीक है, हम पढ़ते थे प्रिजम्पशंस 113 एक रुअलिटी के साथ और 113 भी डाउरी डेथ के साथ. तो जहां पर वो सेक्शंस चेंज हुए हैं बीएनएस के, वही हमने बीएसए में सेक्शन नंबर्स चेंज कर दिए हैं. अदरवाइज चेंज कुछ खास नहीं आया है. ठीक है, अब मैं जैसे जैसे सेक्शंस लिखती जाती हूँ उसके साथ इंपॉर्टेंट बताती हूँ क्या आएगा पेपर में या क्या आ सकता है पेपर में.
फ्रॉम योर सेक्शन नंबर 104, फ्रॉम 104 till section number 120. Okay, they are talking about the concept of burden of proof. They are talking about the concept of burden of proof. क्या इसमें कोई चेंज है? तो आपका जो सेक्शन नंबर 104 से लेके आपका 107 है, 104 107, ये मैं BSA की बात कर रही हूँ, ठीक है, जो कि आपका प्रीवियसली था 101 से लेके आपका 101 से लेके 107, इसको हम कर लेते हैं 101 से लेके 110 तक पढ़ लेते हैं BSA के, ठीक है। BSA का हम पढ़ते हैं 101 से लेके 110 तक। अब क्या इसमें चेंजेस हैं? नो चेंज, देयर इज नो चेंज, ये एविडेंस का लिखा है मैंने, ठीक है। लेकिन ना इसमें एक तो बर्डन ऑफ प्रूफ और ओनस ऑफ प्रूफ इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। देन योर सेक्शन नंबर 108, आपका जो सेक्शन नंबर 108 है, जो पहले 105 था, जिसमें आपका बर्डन ऑफ प्रूफ with regard to the fact that the accused falls into the exceptions of IPC, ये लिखा था हमारा, एक्सेप्शन में आता है, मतलब ये एक्सेप्शन अवेल कर सकता है कोई भी जो कि हमारे जनरल एक्सेप्शंस में प्रोवाइडेड है। ये वाला सेक्शन पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि हमारा जो एक्सेप्शन का पॉइंट है वो कौन से सेक्शन में दिया गया, ये सेक्शन नंबर PT में आता है, ठीक है। पहले 105 आता था, अब वो 108 हो गया है, ठीक है। यहाँ पर बस एक है कि जहां पर IPC लिखा था कि हम IPC के एक्सेप्शन में फॉल करते हैं, अब लिख दिया है भारतीय न्याय संहिता की एक्सेप्शन में फॉल करते हैं, बस नाम चेंज किया है। दूसरा इंपॉर्टेंस यहाँ पर ये है आपका जो सेक्शन 109 था, सॉरी 109 है, जो 106 था पहले, ठीक है, इसका जो सेक्शन है वो भी इंपॉर्टेंट है। In this, the section is also important and as also the illustration. They both are important in the exam. Again MCQ PP में आता है ये, ठीक है। ये क्या है? Burden of proving fact, especially within knowledge. Burden of proving fact, especially within knowledge. इसका सेक्शन नंबर भी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, और आपका burden of proving fact especially within knowledge, ये जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है, और इसका इलस्ट्रेशन का भी ध्यान रखना, ही पेपर में आ सकता है। बाकी आपका जो 110 है वो पहले 107 था, जो 110 है वो पहले 107 था, ये भी इंपॉर्टेंट मान लो तुम पेपर के लिए, ठीक है। वो बस ये कह रहे हैं कि अगर हमारे को ये प्रूव करना है that the person is dead, if we have to prove that the person is dead, we have to prove that the person has not been alive for 30 years. अगर उसको 30 साल में किसी ऐसे इंसान ने नहीं देखा, who would have naturally heard of that person, जिसने उस इंसान जो उस इंसान से मिला होगा या फिर उसने देखा होगा, अगर ऐसे किसी इंसान ने उसको नहीं देखा या जिसने नेचुरली उसके बारे में सुनना चाहिए था, मतलब फैमिली मेंबर होता, कोई आपका बिजनेस पार्टनर होता, वो आपसे नॉर्मली मिला होता या उसने आपको देखा होता, लेकिन अगर नहीं देखा है, अगर नहीं मिला है और आप ये प्रूफ करना चाहते हैं that the person is dead, in that case you will have to prove that the person is not alive for last 30 years, ठीक है। ये प्रिजम्पशन भी इंपॉर्टेंट है। इसकी जो नेक्स्ट प्रिजम्पशन है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे, ठीक है। चेंजेस एज सच नहीं है, बस सेक्शन जो है हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग वो नेक्स्ट सेशन में करते हैं, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर द डे।